बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेव्स एंड oscillation कोड PHY 103 के लेक्चर नंबर 7 में आज हम बात करेंगे स्टैंडिंग वेव्स के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स हैं क्या। द सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन अ मीडियम गिव्स स्टैंडिंग वेव्स। कहने का मतलब ये है कि जब दो एक जैसे वेव्स किसी एक मीडियम में मुखालिफ सिमत में जा रहे हों तो उनकी सुपरपोजिशन की वजह से स्टैंडिंग वेव्स पैदा होंगे। मसलन ये अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है तो इसमें अगर हम इसको मिडल पे अगर हम प्लग कर लें तो उसकी वजह से कुछ वेव्स इस डायरेक्शन में जाएंगे और कुछ वेव्स जो हैं वो लेफ्ट वर्ड जाएंगे। जब वो बाउंड्री पे पहुंचेंगे तो बाउंड्री पर पहुंचने की सूरत में आउट ऑफ फेज रिफ्लेक्शन होगी और इंसिडेंट वेव्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिफ्लेक्टेड वेव्स यूं जा रहे होंगे। तो ये जो अपोजिट मोशन है वेव्स का उनकी सुपरपोजिशन की वजह से यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स जो है वो जनरेट होंगे। तो ये फर्स्ट लूप है। इसी तरह दूसरी फ्रिक्वेंसी पर जो स्टैंडिंग वेव्स पैदा होंगे वो हमारे पास 2 लूप्स पैदा कर रहे होंगे। एक और फ्रिक्वेंसी पर जो है 3 लूप्स पैदा कर रहे होंगे। आगे जाकर हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये जिस पॉइंट पे पार्टिकल्स की एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसको हम एंटी नोड कहते हैं, और जिस पॉइंट पे पार्टिकल्स की एम्पलीट्यूड मिनिमम 0 होता है उसको हम नोड कहते हैं। तो स्टैंडिंग वेव्स को हम स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स में एनर्जी ट्रैप होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसमें एनर्जी प्रोपेगेट नहीं करती। जैसे कि अगर आप ये पॉइंट और इस पॉइंट को देखें तो ये दोनों नोड कहलाते हैं। तो एनर्जी जो है वो यहाँ इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ऑसिलेट करेगी। यहाँ पे वो कभी काइनेटिक एनर्जी में और कभी जो है वो पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होंगी। पार्टिकल्स जब इस नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी कंप्लीटली, और जब वो एक्सट्रीम पे जाएंगे तो इस दौरान उनकी काइनेटिक 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो एनर्जी जो है वो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ट्रैप होगी। वो एनर्जी ट्रेवल नहीं करेगी फ्रॉम दिस पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग टू दिस पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग। स्टैंडिंग वेव्स का इस्तेमाल अमूमन म्यूज़िक में हम इसको देख सकते हैं कि जब आप गिटार को बजा रहे होते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो म्यूजिशियन है ये अपनी उंगलियों के ज़रिए गिटार की स्ट्रिंग्स को मुख्तलिफ जगह पे होल्ड करता है, जिसकी वजह से इसकी लेंथ में वेरिएशन आता है। तो यहाँ पे जब वो इसको प्लग कर रहा होगा तो अपोजिट डायरेक्शंस में वेव्स ट्रेवल कर रहे होंगी किसी खास वायर में, और इधर जो उन्होंने उंगली रखा हुआ है गिटार के ऊपर तो वो वेव्स इधर से आकर ट्रेवल करेगी इस उंगली तक और फिर यहाँ से वापस जाएगी। अब अगर वो यहाँ पे उंगली रखने की बजाय उंगली को इधर रख लेता है तो यूँ हमारे पास लेंथ बढ़ जाएगा, और लेंथ बढ़ने की सूरत में भी फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन आता है। तो यूँ जो म्यूजिशियन होता है वो अपनी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करके गिटार के स्ट्रिंग में स्ट्रिंग की लेंथ में वेरिएशन लेकर आता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आती है और यूँ हमें एक म्यूज़िकल साउंड सुनने को मिलता है। इसी तरह फ्लोट जो है वो भी एयर में स्टैंडिंग वेव्स को पैदा करके फ्रीक्वेंसी को वेरी करता है। लेट्स से हमारे पास 2 आइडेंटिकल वेव्स हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अक्रॉस अ स्ट्रिंग जिसकी लेंथ L है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम मोमेंट्री देखें टाइम इज इक्वल टू 0 को ले लें तो y1 जो कि एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है वो राइट वर्ड मूव कर रहा है, और एक और वेव है जो कि y2 से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो लेफ्ट वर्ड मूव कर रही है। तो ये दोनों वेव्स जब एक मीडियम में एक जगह पे जाके मिलेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रस्ट के साथ मिल रहा है और ट्रफ के साथ मिल रहा है। तो जिस जगह पे क्रस्ट के साथ मिल रहा है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करके हमें नोड दे रहे हैं, और ये वो लोकेशन है कि जहाँ पे दोनों का वेव का y1 का और y2 का दोनों चूँकि पार्टिकल्स यहाँ पे मीन पोजीशन पे हैं तो लिहाजा ये नोड पोजीशन होगा। इसी तरह यहाँ पे ट्रफ आपस में मिल रहे हैं तो ट्रफ की वजह से
दोनों के ट्रफ मिलने की वजह से वैली पैदा होगा, और फिर ये वाला पॉइंट दोबारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसका भी मीन पोजीशन मिल रहा है और इसका भी मीन पोजीशन मिल रहा है, तो ये हमें नोट दे रहे हैं। अच्छा, अब अगर कुछ टाइम गुजर जाए, मसलन अगर टाइम हमारे पास t/4 के बराबर हो, यहाँ पे t जो है वो टाइम पीरियड है, तो इस टाइम के दौरान दोनों वेव्स जो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होंगे वो λ/4 होगा। अब अगर y1 की जो वेव है, अगर वो λ/4 कवर कर चुका हो डिस्टेंस इन द राइट डायरेक्शन, और ये y2 जो वेव है वो इस दौरान λ/4 डिस्टेंस कवर कर चुका होगा इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, तो टोटल जो डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस जो कवर होगा इन दोनों के दरमियान, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो कवर होगा इन दोनों के दरमियान, वो λ/2 के बराबर होगा। अब λ/2 डिस्टेंस होने के नाते एक का क्रस्ट आ रहा होगा, दूसरे का ट्रफ आ रहा होगा, तो क्रस्ट ट्रफ पे आके जब पड़ेगा तो इस सूरत में डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोमेंटरीली हमारे पास वेव्स जो हैं वो पैदा नहीं हो रहे। अब अगर टाइम हमारे पास t/2 हो, टू हो, मतलब हाफ ऑफ द साइकिल हो, तो हाफ ऑफ द साइकिल के दौरान एक वेव राइटवर्ड डायरेक्शन में, मसलन ये y1 राइटवर्ड डायरेक्शन में λ/2 डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, और y2 जो है ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में λ/2 डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो दोनों के दरमियान दोनों जो नेट डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं वो λ/2 प्लस λ/2 लैम्डा आ जाएगा। सो लिहाजा जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए कंडीशन फुलफिल होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रफ पे आ रहा है तो वैली पैदा हो रहा है, और फिर यहाँ पे ट्रफ जहाँ पे क्रस्ट पे आ रहा है तो वहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पैदा हो रहा है अबाव द मीन पोजीशन। और ये नोड की जो पोजीशन है, आप देख सकते हैं कि नोड की पोजीशन थ्रू आउट चेंज नहीं हो रहा, ख्वाह वो t=0 टाइम हो, या t=t/4 का टाइम है, या t=t/2 का टाइम है। इन तमाम सूरतों में जो नोड की पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही इधर। अच्छा, समझ लीजिए कि हमारे पास जो y1 का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो a sin of kx माइनस ओमेगा t है, जो कि राइटवर्ड मूव कर रही है, और y2 जो कि लेफ्टवर्ड मूव कर रही है उसको हम a sin of kx प्लस ओमेगा t लिख रहे हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक ये दोनों वेव्स जब एक ख़ास पॉइंट पे मिलेंगे तो इस सूरत में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम का, तो वो बराबर होगा इन दोनों वेव्स के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स के सम के बराबर होगा। सो y = y1 + y2, इसको लेट से अगर हम इक्वेशन 1 कह दें, तो इक्वेशन 1 में अगर हम y1 और y2 की वैल्यूज को पुट कर लें तो y बराबर आ जाएगा a sin of kx माइनस ओमेगा टी प्लस a sin of kx प्लस ओमेगा टी। तो a अगर हम इसको कॉमन ले लें तो sin of kx माइनस ओमेगा टी प्लस sin of kx प्लस ओमेगा टी आ जाएगा। इसको लेट से हम इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है कि sin of a प्लस sin of b is equal to 2 cos of a minus b by 2 into sin of a plus b by 2। यहाँ पे a की जगह पे हमारे पास kx माइनस ओमेगा टी है और b की जगह पे kx प्लस ओमेगा टी है। तो अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूशन कर लें इस इक्वेशन में, a की जगह पे kx माइनस ओमेगा टी पुट कर लें और b की जगह पे kx प्लस ओमेगा टी पुट कर लें, तो y बराबर हो जाएगा a n2। इसका अगर हम राइट साइड लिख लें तो 2 into cos ऑफ a की जगह पे आ जाएगा kx माइनस ओमेगा टी और b की जगह पे आ जाएगा kx प्लस ओमेगा टी। चूंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस kx माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा इनटू साइन ऑफ a की जगह पे आ जाएगा kx माइनस ओमेगा टी और b की जगह पे आ जाएगा kx प्लस ओमेगा टी। यहाँ पे kx माइनस kx एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और इस साइन के आर्गुमेंट में ओमेगा एक माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि y1 जो है वो हमारे पास राइटवर्ड जा रहा है और y2 जो है वो हमारे पास लेफ्टवर्ड जा रहा है, जो कि जिनकी सुपरपोजिशन से y हमें मिल रहा है। तो y इज इक्वल टू a इंटू 2 cos ऑफ
माइनस ओमेगा टी हमें देगा -2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 एन टू साइन ऑफ प्लस के एक्स हमें देगा 2 तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 के साथ कैंसिल होकर ये इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ के एक्स इन टू काज ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पे चूंकि काज इवन फंक्शन है तो वो माइनस फंक्शन को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा। सो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ के एक्स इन टू काज ऑफ ओमेगा टी, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। अब ये वो इक्वेशन है जो कि रिजल्टेंट वेव को जाहिर कर रहा है, लेकिन अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो न तो साइन फंक्शन का आर्गूमेंट में के एक्स माइनस ओमेगा टी आ रहा है और न कास के आर्गूमेंट में के एक्स माइनस ओमेगा टी या के एक्स प्लस ओमेगा टी आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये हमें कोई एक ट्रेवलिंग वेव नहीं दे रहा। ट्रेवलिंग वेव के लिए इन दोनों टर्म्स का के एक्स माइनस ओमेगा टी का होना इन साइन या कॉस के आर्गूमेंट में दोनों का होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें एक स्टेशनरी वेव दे रहा है, ये वेव ट्रेवल नहीं कर रही। तो अगर आप साइन के एक्स को यहाँ पे 1 के बराबर ले लें जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो फिर इस सूरत में कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा। सो y बराबर होगा 2a, चूँकि साइन ऑफ के एक्स हम 1 ले रहे हैं तो 2a इंटू काज ऑफ ओमेगा टी के बराबर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इक्वेशन 3 में हम देख सकते हैं कि किसी भी खास पोजीशन पर एक स्ट्रिंग का एक पार्टिकल जो है वो ऑसिलेटर के तौर पर काम करेगा और हर एक पार्टिकल की जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट होगी। तमाम पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट नहीं कर रहे। जो इंटीन्यूट का पार्टिकल है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है और बाकी अगर हम राइट की तरफ जाएं या लेफ्ट की तरफ जाएं तो पार्टिकल्स की जो एम्पलीट्यूड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, हत्ता कि जिस पॉइंट पे पार्टिकल्स की एम्पलीट्यूड 0 होती है उसको हम फिर नोड का नाम देते हैं। अब हम एंटीन्यूट की पोजीशन को देखना चाहते हैं। एंटी नोड हमारे पास तब जाके पैदा होता है अगर साइन ऑफ के एक्स 1 के बराबर हो, और ये उस वक्त मुमकिन है अगर के एक्स बराबर हो 2 in -1 इंटू पाई बाय 2। यहाँ पे 2 in -1 हमारे पास एक ऑड नंबर है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ द हाफ ऑफ द पाई अगर के एक्स की वैल्यू हो तो फिर इस सूरत में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पैदा होगा। सो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को निकाल दें तो x बराबर होगा 2 in -1 इंटू पाई बाई 2k, और अगर हम k की वैल्यू को पुट कर लें जो कि 2 पाई बाई लेमडा के बराबर है तो x बराबर आ जाएगा 2 in -1 इंटू पाई लेमडा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 पाई। यहाँ पे पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो इक्वेशन हमें मिलेगा x का जो कि पोजीशन ऑफ द एंटी नोड है 2 in -1 इंटू लेमडा बाय 4 के बराबर होगा। सो अगर हम n की वैल्यू को 1 पुट कर लें तो फिर इस सूरत में 2 इंटू 1 से 2 आ जाएगा, 2 - 1 से 1 आता है, तो x का जो वैल्यू होगा वो लेमडा बाय 4 के बराबर होगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इधर से लेकर इधर तक का जो फासला है वो लेमडा बाय 4 के बराबर है, क्योंकि ये पूरा लूप हमें लेमडा बाय 2 दे रहा है, तो एंटी नोड तक का फासला जो है वो फिर लेमडा बाय 4 के बराबर होगा। अब हम नोड की पोजीशन को देखना चाहते हैं कि नोड की क्या पोजीशन होगी। नोड के लिए जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम होगा, 0 होगा। सो लिहाजा वो तब मुमकिन है अगर साइन ऑफ के एक्स 0 के बराबर हो, और साइन ऑफ के एक्स उस वक्त 0 हो सकता है अगर के एक्स की वैल्यू मतलब साइन का जो आर्गुमेंट है अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द पाई के बराबर हो। सो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को निकाल दें तो x बराबर आ जाएगा n पाई बाई k, और अगर हम k की वैल्यू को पुट कर लें जो कि 2 पाई बाई लेमडा के बराबर है तो x बराबर आ जाएगा n पाई लेमडा बाई 2 पाई, पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी n लेमडा बाई 2। और अगर हमें फिर x का पता हो तो वहाँ से हम फिर वेवलेंथ को भी मालूम
कर सकते हैं। सो अगर x हमारे पास, मसलन अगर x हमारे पास l के बराबर है, जो कि टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो और n जो है वो हमारे पास 1 है, मतलब फर्स्ट लूप है, पहला लूप है, जिसको हम फंडामेंटल हार्मोनिक भी कहते हैं, तो लेमडा बराबर आ जाएगा 2l के। एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, हेलेडे, रेज़निक, वाकर के एडिशन 10th के बुक के, जो कि कह रहे हैं कि दो वेव्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और एक वेव का जो इक्वेशन है वो 4 सेंटीमीटर इंटू साइन ऑफ 3x माइनस 2t है, दूसरी वेव का जो इक्वेशन है वो 4 सेंटीमीटर इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 2t है। मतलब ये कि यहाँ पे अगर आप देखें इसका वेव नंबर k दोनों का एक जैसा है, और यहाँ पे ओमेगा की जगह पे 2 आ रहा है, और इधर भी ओमेगा की जगह पे 2 है, तो फ्रीक्वेंसी भी एक जैसे, एम्पलीट्यूड भी दोनों का एक जैसा 4 सेंटीमीटर। फ़र्क सिर्फ इधर माइनस साइन का है कि y1 अगर लेफ्ट राइट डायरेक्शन में जा रही है तो y2 हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही होगी, और यहाँ पे x और y कह रहे हैं कि वो सेंटीमीटर्स में है। हमने मालूम करना है amplitude of the simple harmonic motion of the particles of the medium located at x is equal to 2.3 centimeter. सेकेंड पार्ट में हमने नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन को मालूम करना है इन गिवन इक्वेशन के लिए, और थर्ड पार्ट में हमने मालूम करना है एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि एंटीनेट के पोजीशन पे लोकेट कर रहा है। अच्छा, पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए पार्ट ए में हमसे मांग रहे हैं कि रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा अगर x हमारे पास 2.3 सेंटीमीटर के बराबर हो। सो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड चूंकि 2a साइन ऑफ kx के बराबर है, और हम पहले ही डिस्कस कर चुके, ड्राइव कर चुके कि रिजल्टेंट वेव को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द इक्वेशन जो कि बराबर है 2a साइन ऑफ kx इंटू काज ऑफ ओमेगा t के बराबर। अब यहाँ पे 2a साइन ऑफ kx जो कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। सो अगर मैं इसको a प्राइम का नाम दे दूं तो a प्राइम बराबर आ जाएगा 2a साइन ऑफ kx। यहाँ जो गिवन इक्वेशन है वो 4 सेंटीमीटर इंटू साइन ऑफ 3x माइनस 2t के बराबर है। यहाँ से मैं वैल्यू अगर निकाल दूं k की, तो k हमारे पास बराबर है 3 रेडियन पर सेंटीमीटर, और बाय डिफिनीशन k की वैल्यू 2 पाई बाय लेमडा के बराबर है। लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। सो अगर हम वैल्यूज को पुट कर लें तो a प्राइम आ जाएगा 2 इंटू 4 जो कि एम्पलीट्यूड है ऑफ द इंडिविजुअल वेव, इनटू साइन ऑफ k की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू x की जगह पे पुट कर लें 2.3, तो 8 इंटू साइन ऑफ 6.9। कैलकुलेटर के जरिए अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो a प्राइम आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। तो ये एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेव का। पार्ट बी में हमने मालूम करना है नोड और एंटी नोड की पोजीशन को। तो पहले हम एंटी नोड की पोजीशन को देखते हैं। सो चूंकि हमें पता है कि एंटी नोड का पोजीशन जो है वो मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन के ज़रिए, जिसको हम पहले ही देख चुके हैं थ्योरी में कि x बराबर है 2 इन माइनस 1 इंटू लेमडा बाय 4। सो लिहाजा x इज इक्वल टू 2 इन माइनस 1 इंटू लेमडा। चूंकि यहाँ पे गिवन नहीं है तो अगर हम लेमडा को लिख लें इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर तो ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। सो 2 इन माइनस 1 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो x बराबर आ जाएगा 2 इन माइनस 1 इंटू पाई बाय 6। और अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ले n की, मतलब अगर पहला एंटी नोड जहाँ पे आ सकता है वो पाई बाय 6 पोजीशन होगा, बिकॉज 2 इन माइनस 1 पहला के लिए आ जाएगा, 2 इन माइनस 1 से आ जाएगा 1। और अगर दूसरा एंटी नोड हो तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 4 से आता है 3। सो 3 बाई पाई बाई 6 से आता है पाई बाई 2 एंड अप टू सो ऑन। अब हमने देखना है पोजीशन ऑफ नोड को। तो हम थ्योरी में देख चुके कि नोड की जो पोजीशन है वो इस इक्वेशन के जरिए हम मालूम कर सकते हैं, x इज इक्वल टू n लेमडा बाय 2। यहाँ पे अगर हम लेमडा को लिख लें इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ तो
ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3 सेंटीमीटर के। सो x बराबर आ जाएगा n इंटू 2 पाई बाय 2 इंटू 3, x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएंगे, सो लिहाजा पाई बाय 3 आ जाएगा। अब अगर n की वैल्यू को हम पुट करते जाएं तो जो पहला नोड है वो इसका आ जाएगा पाई बाय 3 की वैल्यू पर, इसी तरह दूसरा आ जाएगा 2 पाई बाय 3, तीसरा हमारे पास 3 पाई बाय 4 एंड अप टू सो ऑन। थर्ड पार्ट में, पार्ट सी में, हमने एंटी नोड के लोकेशन पर हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एम्पलीट्यूड है उसको देखना है। चूंकि हमें पता है कि ए प्राइम बराबर है 2a साइन ऑफ के एक्स के बराबर है, और एंटी नोड के लोकेशन पर जो x की वैल्यू है वो हमारे पास पाई बाय 6 के बराबर है, ये आप देख सकते हैं। सो लिहाजा अगर हम x की वैल्यू को पाई बाय 6 पुट कर लें जो कि एंटी नोड का लोकेशन है, तो a प्राइम बराबर आ जाएगा 2a साइन ऑफ 3 इंटू पाई बाय 6, 2a साइन ऑफ पाई बाय 2। अब साइन पाई बाय 2 चूंकि 1 के बराबर है, सो लिहाजा a प्राइम बराबर होगा डबल ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेव के।